अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इफ्तिखार अहमद और हम लोग फिजिक्स विद इफ्तिखार के साथ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने गॉसेस लॉ को बड़ी डिटेल में पढ़ा और गॉसेस लॉ था क्या सर? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज। ये हमारे पास गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट थी कि किसी भी सरफेस में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा वो बराबर होगा 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस के। अब ये जो गॉसेस लॉ है इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, ये कहाँ यूज होता है? अच्छा, गॉसेस लॉ का जो हमने लास्ट आर्टिकल पढ़ा था उसके अंदर हमने लास्ट के अंदर एक एमसीक्यू भी डिस्कस किया था जिसके अंदर मैंने आपसे पूछा था कि गॉसेस लॉ किस लिए यूज किया जाता है, वही उसकी एप्लीकेशन है। सर, गॉसेस लॉ इज यूज्ड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस। यानी गॉसेस लॉ की मदद से मैं किसी भी नुक्ते पर किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, वो मालूम कर सकते हैं। लेकिन सर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमें जिस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है वहां पर एक सरफेस इमेजिन करना पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड एज गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के बारे में दो बातें। नंबर वन सर, इट इज एन इमेजिनरी सरफेस। मैं रिपीट करता हूं, गॉसेस लॉ की मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम कर सकेंगे। हम तीन एप्लीकेशंस पढ़ेंगे और तीनों के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करेंगे, लेकिन सर किसी एक पॉइंट पर मालूम करेंगे। जिस पॉइंट पर मालूम करेंगे वहां पर हमें इमेजिन करना पड़ेगा एक सरफेस को, जिसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। सर व्हाट इज गॉसियन सरफेस? पहली बात इसके बारे में ये है कि प्रैक्टिकली नहीं होती, ये हम ये इमेजिन कर रहे हैं। इट इज एन इमेजिनरी सरफेस। नंबर टू इसकी खास बात ये है कि ये क्लोज सरफेस होती है। पहली बात इमेजिनरी सरफेस, नंबर टू क्लोज सरफेस। सर एग्जांपल्स क्या हैं? एग्जांपल, पहली जो एग्जांपल है दैट इज सफेयर। सफेयर जो है वो एक गॉसियन सरफेस इमेजिन की जा सकती है। क्यों सर? क्योंकि वो एक क्लोज सरफेस होती है। सर व्हाट अबाउट सिलेंडर? सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर ये होता है कि अगर आपके पास एक सर्कल है, उस सर्कल को अगर आप एक तरफ को एक्सटेंड करते चले जाएं तो हमारे पास जो शेप बनती है दैट इज कॉल्ड एज अ सिलेंडर। तो ये सिलेंडर है। सिलेंडर भी एक क्लोज सरफेस है। सर नंबर 3 क्यूब। सर व्हाट इज क्यूब? आप एक काम करें, एक स्क्वायर लें, एक स्क्वायर लें और उसको एक तरफ को बढ़ाते चले जाएं तो हमारे पास क्यूब बन जाता है। तो सर क्यूब होता क्या है? क्यूब आपके पास एक 6 साइडेड शेप होती है जिसकी हर साइड एक स्क्वायर होती है। मेरे सामने वाली दीवार भी सपोज कर लें स्क्वायर है, लेफ्ट वाली भी स्क्वायर है, राइट वाली भी स्क्वायर है, फ्रंट टॉप बॉटम सारे स्क्वायर हैं। तो मैं शेप को क्या नाम दूंगा? मैं शेप को क्यूब का नाम दूंगा। सर व्हाट अबाउट बॉक्स? बॉक्स भी एक गॉसियन सरफेस हो सकती है क्योंकि बॉक्स भी क्लोज सरफेस होती है। अच्छा, क्या हमने पढ़ना है? पहली एप्लीकेशन। पहली एप्लीकेशन का टाइटल क्या है? पहली एप्लीकेशन का टाइटल है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी मालूम होने जा रही है। सर कहां पर मालूम होने जा रही है? इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर। मेरे पास एक स्फीयर फुटबॉल है। होलो चार्ज स्फीयर का मतलब उसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली का मतलब सर ये है कि हर दो पॉजिटिव चार्जेस का दरमियानी फासला एक जितना है, तो मैं कहूंगा ये चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। तो मेरे पास एक होलो चार्ज स्फीयर है, यानी एक खोखला स्फीयर है। स्फीयर मतलब फुटबॉल है लेकिन अंदर से खाली है और उसके ऊपर पूरे के पूरे फुटबॉल या स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। तो सर करना क्या? ये जो स्फीयर है इसका रेडियस कैपिटल आर है। मैंने यहां पर आपको ये जो ब्लू में बाजार में सर्कल दिखाई दे रहा है, ये सर्कल नहीं है, स्फीयर है। सर्कल ओपन होता है। सर्कल इज 2 डायमेंशनल, स्फीयर इज 3 डायमेंशनल। तो ये स्फीयर है, इसका रेडियस कितना है? कैपिटल आर है। मुझे क्या मालूम करना है? मुझे ये जो सेंटर है इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मालूम करनी है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी, जिसको आप ई बोलते हैं, जिसको हम गॉसेस लॉ की मदद से मालूम करने जा रहे हैं, वो डिटरमिन करनी है। तो सर अगर डिटरमिन करनी है तो क्या करें? मैंने आपको बताया था जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मालूम करनी है वहां पर इमेजिन करें गॉसियन सरफेस को। लेकिन याद रहे कि गॉसियन सरफेस क्लोज इमेजिन करनी है। तो मैं क्या करूंगा? एक बड़ा फुटबॉल है
उसके सेंटर पे ही मालूम करना है, तो वहां पर एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करूंगा। वहां पर मैं गॉसियन सरफेस जो इमेजिन करूंगा, एक फुटबॉल के अंदर एक छोटा फुटबॉल इमेजिन कर लूंगा। तो एक बड़ा फुटबॉल है, इसके अंदर मैंने एक छोटा फुटबॉल यानी सफेयर इमेजिन कर लिया जिसका रेडियस r डैश होगा। ये जो सरफेस है ये, इसको मैं बोलूंगा गॉसियन सरफेस। क्यों सर? क्योंकि पहली बात ये है कि ये इमेजिन की है मैंने। दूसरी बात ये है कि ये फुटबॉल है यानी क्लोज सरफेस है, यानी एक सफेयर है। एक सफेयर के अंदर एक छोटा सफेयर इमेजिन कर लिया। बड़े का रेडियस कैपिटल आर है, छोटे का आर डैश। आप देख सकते हैं बड़े का रेडियस ज्यादा, छोटे का रेडियस कम है, जिसको मैंने यहां पर लिख दिया फिर आर इज ग्रेटर देन आर डैश या आर डैश इज लेस देन आर। अब चूंकि ये गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन है तो हमें गॉसेस लॉ का सहारा लेना पड़ेगा। सर व्हाट इज गॉसेस लॉ? गॉसेस लॉ कहता है कि फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। अच्छा सर, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड मतलब जो उसके अंदर चार्ज है वो इंपॉर्टेंट है। सर बाहर वाला चार्ज वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सरफेस के अंदर चार्ज होता है वो फ्लक्स को कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन बाहर वाला चार्ज फ्लक्स को कंट्रीब्यूट नहीं करता। कैसे? ये सपोज दैट ये एक स्फीयर है और यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर पॉजिटिव चार्ज है ये बाहर है, ये फ्लक्स को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। हमें बाहर लगता है कि सर ये भी फ्लक्स को कंट्रीब्यूट करेगा, ये भी, इसकी भी नंबर ऑफ लाइंस होंगी जो इसमें से पास कर रही होंगी, इसकी भी होंगी, सबकी होंगी। लेकिन मैं आपको दोबारा बोल देता हूं कि बाहर वाला चार्ज फ्लक्स कंट्रीब्यूट नहीं करता। क्यों सर? इसकी वजह ये होती है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से लाइनें जाती हैं आउटवर्ड, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से लाइन आउटवर्ड जा रही है, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें इस सफेयर के इस एंड के ऊपर एक लाइन एंटर हुई है, जो लाइन एंटर हुई है उसके फ्लक्स को मैं बोल देता हूं -1। माइनस क्यों सर? जो एंटर है उसको मैं माइनस बोल देता हूं और जो लीव करेगी, एग्जिट करेगी, उसको मैं प्लस बोल दूंगा। सर जो एंटर हो रही है लाइन वो एक है, लेकिन उसको माइनस इसलिए बोल दिया क्योंकि एंटर हो रही है। लेकिन सर व्हाट अबाउट दिस? इस पॉइंट के ऊपर ए पर एंटर हो रही है। सर व्हाट अबाउट बी? बी पर लीव कर रही है। जहां पर लीव कर रही है वो कितनी लाइन्स है? वो भी एक लाइन है, लेकिन मैं उसको बोल दूंगा +1। सर जो एंटर हो रही है -1, जो लीव कर रही है वो +1। सर अगर हम फ्लक्स की बात करें टोटल की, तो दोनों को मैं ऐड करूंगा। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा 5(1 + 5)2, एक -1 दूसरा +1, टोटल क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये कि बाहर जो चार्ज पड़ा होता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसका फ्लक्स की कंट्रीब्यूशन में कोई रोल नहीं होता। तो सर कौन सा चार्ज इंपॉर्टेंट होता है? वो चार्ज जो इनक्लोज्ड है, जो अंदर मौजूद है, वो चार्ज इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा सर कौन सी सरफेस के अंदर चार्ज की बात करें जो मैंने इमेजिन की है? अगर आप देखें इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है? सर इसके अंदर तो हमें कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा, तो यहां पर मैं Q की जगह क्या लिखूंगा? 0 लिखूंगा। तो इस Q की जगह मैं 0 लिख देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा? फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ Q। सर Q कितना है? 0, 0 जिससे मल्टीप्लाई होगा उसको 0 कर देगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूंगा, जिसको मैंने यहां पर लिख लिया। अब फ्लक्स का जनरल फार्मूला क्या होता है? फ्लक्स का जनरल फार्मूला होता है आपके पास E.A। फ्लक्स के दो रिलेशंस आ गए, एक सर गॉसेस लॉ से आया, फ्लक्स की वैल्यू 0 आ गई। दूसरा जनरल रिलेशन क्या है? E.A है। तो फ्लक्स के दो फार्मूले में इन दोनों को इक्वेट करने लगा हूं, कंपेयर करने लगा हूं। इन दोनों को जब मैं कंपेयर करूंगा, लेफ्ट लेफ्ट के इक्वल आ जाएगा, राइट राइट के इक्वल आ जाएगा। सर लेफ्ट लेफ्ट के इक्वल E.A किसके बराबर आएगा? 0 के। मुझे मालूम क्या करना है? क्योंकि गॉसेस लॉ में इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है, मुझे E के बारे में बताना है। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, लेफ्ट लेफ्ट के इक्वल, राइट राइट के इक्वल, डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया। डॉट प्रोडक्ट 0 कब आता है? हमने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का, जिसको मैं लिख सकता हूं A.B। A.B is equals to magnitude of first vector into magnitude of second vector and angle of cosine between them, या A.B is equals to AB cos theta। डॉट प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है सर? 3 कंडीशन है। नंबर 1, ये जो पहला वेक्टर है ये नल वेक्टर हो। क्यों? क्योंकि अगर ये नल होगा तो इसका मैग्नीट्यूड 0 लिखेंगे, आंसर 0 हो जाएगा। सर कंडीशन नंबर 2, दूसरा वेक्टर नल वेक्टर हो,
ये नल होगा तो इसका मैग्नीट्यूड 0 लिखेंगे, आंसर 0। तीसरी कंडीशन, ये दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर्स होंगे तो इनके दरमियान एंगल 90 बनेगा, और जब यहाँ 90 लिखूंगा तो cos 90 पर भी 0 हो जाएगा। सर इसका मतलब डॉट 0 आने का मतलब ये होता है या तो पहला वेक्टर 0 है, ये नल वेक्टर है, या दूसरा वेक्टर नल वेक्टर है, या उन दोनों के दरमियान एंगल जो है वो 90 है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये एंगल 90 नहीं हो सकता, E और A के दरमियान एंगल 90 नहीं हो सकता। क्यों सर? क्योंकि हमने इससे पीछे आर्टिकल में पढ़ा था कि ये जो है एक कर्व सरफेस है। अगर कर्व है तो फ्लक्स मालूम करने के लिए इसके पैचेस बनाने पड़ेंगे, और हर पैच के ऊपर आपने देखा था कि E और A के दरमियान जो E और वेक्टर A के दरमियान जो एंगल बना था वो 90 के बजाय 0 डिग्री बना था। तो सर ये 90 नहीं हो सकता। दूसरी बात, एरिया 0 नहीं हो सकता, या वेक्टर एरिया 0 नहीं हो सकता। सर क्यों नहीं हो सकता? क्यों? इसकी वजह ये है कि एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4 पाई r डैश का स्क्वायर। सर डैश क्यों? क्योंकि इसका रेडियस r डैश है। चूंकि इसका रेडियस है तो इसका एरिया भी होगा, और अगर एरिया होगा तो इसका वेक्टर एरिया भी जरूर होगा। तो सर इसका मतलब ये एंगल जो है 90 नहीं हो सकता। दूसरी बात, ये एरिया भी 0 नहीं हो सकता। सर एरिया 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसका कुछ ना कुछ रेडियस है, तो इसका एरिया कुछ ना कुछ होगा। अगर आप इसके एरिया को 0 करना चाहते हैं तो इसका जो रेडियस है उसको आपको 0 करना पड़ेगा, जो कि इस केस में नॉन 0 है। तो फिर एक ऑप्शन लास्ट ऑप्शन क्या है सर? फिर अगर डॉट 0 आ रहा है तो ये दो कंडीशन तो फुलफिल नहीं हो रही। इसका मतलब कौन 0 होगा? हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी होगी या E होगा वो क्या होगा? 0। अच्छा, E 0 होने का मतलब क्या है? जहां पर E 0 हो उसको बोलते हैं न्यूट्रल जोन, उसको बोलते हैं जीरो फील्ड लोकेशन, या उसको बोलते हैं फील्ड फ्री रीजन। तो मैं लिखूंगा क्या? 10 इंटीरियर ऑफ अ होलो चार्ज मेटल स्फीयर। एक आपके पास होलो चार्ज्ड स्फीयर है, तो वो है क्या सर? इज अ फील्ड फ्री रीजन। उसके अंदर फील्ड क्या होगा? 0 होगा। एज अ कॉन्सिक्वेंस एनी apparatus placed inside the metal enclosure is shielded from electrical interference। सर अगर यहां पे फील्ड 0 है तो हमें इसका क्या फायदा है? इस फायदों को मैं भी डिस्कस करता हूं, लेकिन एक और चीज मैं बता दूं। ये तो मैथमेटिकली हमने देख लिया फील्ड 0 होगा, लेकिन वैसे भी हमें पता चल रहा है कि यहां पर नेट फील्ड 0 होगा। कैसे सर? ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। अगर मैं यहां पर फील्ड देखना चाहता हूं तो यहां पर टेस्ट चार्ज रख दें सर। जैसे आप यहां पर टेस्ट चार्ज रखेंगे ये इसको रिपेल करके इधर भेजना चाहेगा। सर ये इसको रिपेल करके उधर भेजना चाहेगा। दोनों एक दूसरे के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। नेट फोर्स 0, दरमियान में फील्ड 0। सर इन दोनों का इफेक्ट देखते हैं, इसका और इसका इफेक्ट देखते हैं। यहाँ सेंटर पे यहाँ पे टेस्ट चार्ज प्लेस करें, ये इसको रिपेल करके इधर भेजना चाहेगा, ये इसको रिपेल करके इधर भेजना चाहेगा। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, नेट फील्ड 0 हो जाएगा। तो इसलिए दरमियान में फील्ड क्या होगा? 0 होगा। तो सर इस 0 फील्ड होने का हमें क्या बेनिफिट है? इसका बेनिफिट ये है, देखो जो हमारे पास कंप्यूटर्स होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, या मेरे पास टेलीविजन का सर्किट है, उसको हम करते क्या है? एक मेटल के बॉक्स में प्लेस करते हैं। मेटल का बॉक्स क्यों सर? क्योंकि मेटल का जो बॉक्स होता है वो मेटल का मतलब उसके अंदर क्या मौजूद है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, और वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन उसकी सरफेस पे आ जाएंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आने का मतलब क्या है? वो फ्री इलेक्ट्रॉन सेंटर के ऊपर बना देंगे फील्ड फ्री रीजन। तो सर फ्री रीजन होने से क्या बेनिफिट होगा? बाहर से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएंगी, बाहर से जो गैमा रेज आएंगी, एक्स रेज आएंगी, अल्ट्रावायलेट आएगी, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स आएंगी, वो अंदर दाखिल होकर वो जो आपके पास टेलीविजन का सर्किट है या आपके पास कंप्यूटर का सर्किट है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस नहीं कर सकेंगी, उसके ग्राफिक्स को चेंज नहीं कर सकेंगी, उसकी पिक्चर की क्वालिटी को चेंज नहीं कर सकेंगी। तो ये हमें इसका फायदा है। तो हम करते क्या है सर? एक्सटर्नल या स्ट्रे इलेक्ट्रिक इंटरफेरेंस से बचने के लिए
हम सेंसिटिव डिवाइसेस को क्या करते हैं, इनक्लोज कर देते हैं, कैद कर देते हैं मेटल बॉक्सेस के अंदर। सर मेटल बॉक्स के अंदर कैद करने से क्या होगा, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक इंटरफेरेंस से बच जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा, और इससे रेलेवेंट अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।